हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 32 17 सितंबर 2020 की कक्षा 10वीं की। और आज का विषय है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम पहले वर्कशीट 31 में भी पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं बता दूं मैं यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो बच्चों, आप ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, इसमें ये यूरोप है। क्या ये यूरोप? और यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है जिसके अंदर बहुत सारे देश शामिल हैं। और विश्व में 7 महाद्वीप है, उनमें से यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर राष्ट्रवाद आया। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद यानी कि जिससे बोलते हैं इंग्लिश में नेशनलिज्म, लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। यानी कि अपने आप को एक समाज का मानते हैं। एक ही उनका रहन सहन होता है, खान पान होता है और एक उनका साझा इतिहास होता है। एक राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति देशभक्ति की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे कि अगर बात करें, आप अगर कहीं विदेश में जाते हो तो और आपसे पूछा जाता है आप कहाँ से आए हो, तो क्या बताया जाता है कि मैं इंडिया से आया हूँ। यानी कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि आपके अंदर अपने देश के प्रति क्या है? भक्ति भावना है, राष्ट्र के प्रति आस्था है। इसको कहा जाता है राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास को हम पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति आई 1789 में, 1789 में। और ये आई थी आपके 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789। और इसको ही राष्ट्रवाद का आरंभ कहा जा सकता है ना। और उसके बाद 1804 में नागरिक संहिता आई। नागरिक संहिता यानी कि नागरिकों के लिए नियम और कानून बनाए गए, इसको सिविल कोड कहा जाता है। और ये नेपोलियन ने बनाया था, इसलिए इसको नेपोलियन का संहिता भी कहा जाता है। 1815 में वियना की संधि हुई। याद रख लेना, वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हम यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास पढ़ रहे हो और इन सब के बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो 1848 में हुई थी उदारवादियों की क्रांति। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से 1871 में। यानी कि जर्मनी पहले क्या था? टुकड़े में बटा हुआ था, उसका अब एकीकरण कर दिया गया। इसके बाद इटली का एकीकरण किया गया 1859 से 1871 के मध्य में। अब इसको पढ़ लेते हैं हम। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। जैसे उन्होंने आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाई, देश की प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई। जैसे आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में चित्रकार ने जो फ्रेडरिक सारियो थे उन्होंने बता रखा है, वो आपने पढ़ा था, अध्ययन किया था, है ना। और तिरंगा झंडा अपनाया, है ना। और कई सारे के नाम है उन्होंने ऐसे गीत गाए या नोवेल लिखे जिससे आज़ादी की भावना आई लोगों के मन में और राष्ट्र के प्रति एकता की भावना उनके अंदर विकसित हुई। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। और इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। यानी कि उदारवाद को भी अपनाया गया। उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसा विचार है जिसमें सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है और संपत्ति का अधिकार मिलता है और मनुष्य को निरंकुश शासन से दूर रखा जाता है। यानी कि राजतंत्र को उदारवाद
क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है और संविधान को अपनाना चाहता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। संविधान आधारित शासन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में क्या हुआ, संविधान आधारित शासन की स्थापना की गई, यानी संविधान बनाया गया, शासन चलाने के लिए नियम और कानून बनाए गए और पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा। पहले जो राजतंत्र था, यानी कि जो राजा कह दिया करता था वही कानून होता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया और शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान आधारित सरकार की स्थापना की गई। दूसरा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार आए, यानी कि समानता का मतलब होता है सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना, महिला हो या पुरुष हो, है ना, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को समान समझा जाए। स्वतंत्रता यानी कि सभी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी कार्य कर सकते हैं, सभी स्वतंत्र हैं बोलने के, है ना, और कोई भी कार्य करने के। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति सरकार की बुराई यानी कि आलोचना नहीं कर सकता था, परंतु अब क्या है, स्वतंत्रता का यानी कि भाषण देने का अधिकार प्राप्त हुआ, बंधुत्व जैसे विचार आए, भाईचारे जैसे विचार आए और एकता की इससे भावना बढ़ी देश के अंतर्गत लोगों के। तीसरा है नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया, है ना, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, यानी कि पार्लियामेंट की स्थापना की गई फ्रांस में। और इससे क्या हुआ, पूरे विश्व में भी अपने अपने देश के लोग क्या करने लगे, कहने लगे हम भी नेशनल असेंबली की यानी कि अपनी पार्लियामेंट की स्थापना करनी है। और इसके बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, यानी कि देश के अंदर ही आपको अगर अपना सामान बेचना है या खरीदना है तो उस पर आंतरिक आयात निर्यात पर शुल्क लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया, टैक्स लगता था, उसको टैक्स को समाप्त कर दिया गया और माप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी कि मेजरमेंट की एक समान व्यवस्था लागू की गई। जैसे क्या है, आपके इंडिया में 1 किलो का जो बट्टा है, बाट है ना, तो यूपी में भी उसका वजन 1 किलो ही होगा और बिहार में भी, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी 1 किलो ही वजन होगा, परंतु फ्रांस में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, तो माप तोल की एक समान व्यवस्था फ्रांस में लागू की गई। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, यानी कि फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, एक साझा यानी कि आम बोलचाल की भाषा बनाया गया, जिससे क्या हो कि देश के सभी लोग जो है, सभी लोग क्या हो, एकता के सूत्र में बंध जाए। जैसे हमारे भारत में अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है और हिंदी को राजकाज की भाषा यानी कि राज्य की भाषा निर्धारित किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं 1804 की नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इस नेपोलियन ने ही नागरिकों के प्रति सम्मान देने के लिए कुछ कानून बनाए थे, जैसे जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज परिवार में जन्म लेता तो इसको ऑटोमेटिक अधिकार मिल जाते थे, विशेष अधिकार मिल जाते थे। उन विशेषाधिकारों क्या कर दी गई, समाप्ति की गई कि अब आप जो है जन्म के आधार पर आपको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, कर्म के आधार पर आपको अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरा, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, यानी कि कानून के सामने सभी अमीर गरीब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को क्या समझा जाएगा, समान समझा जाएगा और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, यानी कि जो प्रशासन संबंधी जो विभाजन होता था उसको सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। पहले क्या था, किसान और सामंत हुआ करते थे, तो सामंत क्या था, किसान से सामंत के पास में खूब नाम है जमीन हुआ करती थी और किसान से उस पर खेती करवाते थे, है ना, तो और किसान की वो जमीन नहीं होती थी, तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जमीनें किसानों में बांट दी गई। दूसरा, इससे अगला है
किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। यानी कि पहले क्या था, किसान को दास बना लिया जाता था जागीरदारों के द्वारा या सामंतों के द्वारा, तो उस दासत्व प्रथा को समाप्त कर दिया गया और जागीरदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इसके अगला है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यानी कि शहरों में कारीगरों के जो व्यापारिक संघ हुआ करते थे उन पर नियंत्रण लगा कर रखा था, उसको अब हटा दिया गया। अब कारीगर अपने हिसाब से कानून बनाकर अपना जो कार्य कर सकते थे। अब पढ़ते हैं हम उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में, और इसमें भी हम पढ़ेंगे राजनीति के वादी क्षेत्र में क्या इसका योगदान है ना। तो सबसे पहला सहमति पर आधारित सरकार, यानी उदारवाद किसमें विश्वास करता है, सहमति पर आधारित सरकार होनी चाहिए, अर्थात राजतंत्र का अंत होना चाहिए। सहमति पर आधारित यानी कि जैसे अब लोकतंत्र में है ना, कि सभी व्यक्ति वोट देंगे, अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे, उसको ही अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और वही कानून बनाएगा और जनता पर राज करेगा। तो सहमति पर आधारित सरकार को उदारवादी सही मानते हैं। संविधान आधारित शासन, यानी कि संविधान होना चाहिए शासन करने के लिए, नियम कानून वाला, जिसमें लिखे जाते हैं शासन चलाने के लिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की एक विशेषता है। तीसरा है संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार, यानी कि संसद होनी चाहिए जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आएंगे और सरकार बनाएंगे, है ना। और विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए, यानी कि जन्म पर आधारित जो अधिकार मिलते हैं उनका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। उदारवादी ये बात कहते हैं। उदारवादी यही मानते हैं कि कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति का होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इससे अगला है मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। यानी कि उदारवादी ये तो कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, मताधिकार होना चाहिए, परंतु सबको नहीं देना चाहिए। उनका ये मानना है कि जो संपत्ति जिसके पास है उसको ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। मुक्त बाजार, यानी कि जो शुल्क लगाए जाते हैं आयात निर्यात के, उसको समाप्त कर देना चाहिए। वस्तुओं एवं सेवा पर प्रतिबंधों से मुक्ति होनी चाहिए। वस्तुओं सेवा पर जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है उससे भी मुक्ति चाहता है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो बेटा बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए अपने हिसाब से, बाकी मैं भी बताता हूं इसके उत्तर, और इनके प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाइएगा। तो बच्चों आज की वर्कशीट का पहला प्रश्न है 1804 के नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 1804 की जो नागरिक संहिता है उसको नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, और 1804 में नेपोलियन ने इसको बनाया था। तो इसकी विशेषता क्या क्या है? सबसे पहले तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। दूसरा, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। चौथा है, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। पांचवा, किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति की गई। छठा है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। प्रश्न 2 है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया? तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वह खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। इसके तहत लोगों में राष्ट्र की नियति तय करने का अधिकार होता है, यानी कि राष्ट्र की नियम बनाने का अधिकार होता है। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को निम्नलिखित प्रकार से मजबूत किया। संविधान आधारित शासन, उन्होंने क्या करा?
संविधान बनाया और उसके अनुसार शासन को चलाया। नंबर 2, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार आए। नंबर 3, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा को अपनाया गया। नंबर 4, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, यानी कि पार्लियामेंट का गठन किया गया। नंबर 5, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और माप तोल की एक समान व्यवस्था की गई। छठा है, फ्रेंच को, यानी कि जो फ्रेंच भाषा थी उसको राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, अर्थात आम लोगों की बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। तीसरा प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। उदारवादी जो राष्ट्रवाद है, उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों और पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता यानी कि स्त्री पुरुष में समानता, नस्लीय समानता और अंतरराष्ट्रीयता का समर्थन करता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत होना चाहिए। नंबर 2, संविधान आधारित शासन। नंबर 3, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार होनी चाहिए। नंबर 4, विशेषाधिकारों का अंत। नंबर 5, कानून के समक्ष समानता को उदारवादी बढ़ावा देते हैं। नंबर 6, मताधिकार का समर्थन पर सभी के लिए नहीं। मताधिकार का समर्थन वे करते हैं उदारवादी, परंतु सभी के लिए वोट का अधिकार वे नहीं कह चाहते। मुक्त बाजार। और 8वां है, वस्तुओं एवं सेवा पर प्रतिबंधों से मुक्ति होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप प्रभावित हैं और क्यों अधिक प्रभावित हैं? देखो, फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे विचार थे, है ना। तो आपसे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो मैं आंसर बता रहा हूँ लिखोगे। अगर 2 नंबर का 3 नंबर का बताता हूँ तो उसमें से कुछ कम भी आप कर सकते हो या सिर्फ हेडिंग लिख सकते हो। तो सबसे पहला, संविधान आधारित शासन, यानी कि संविधान आधारित शासन होने से सब कुछ नियमबद्ध व कानूनी प्रारूप में हो जाता है तथा सभी के लिए न्यायिक समानता का समान अवसर प्राप्त हो जाता है, जो लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है ना। संविधान क्या है? लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी है। समानता। नंबर 2, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार। जब समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार आते हैं तब सामाजिक भेदभाव, घृणा और अलगाव जैसी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं, जिससे समाज में प्रेम और आपसी भाईचारा बनता है तथा समाज और राष्ट्र तरक्की करता है ना। लोगों में समानता आएगी, स्वतंत्रता आएगी और भाईचारे की भावना आएगी, तभी क्या होगा? समाज तरक्की करेगा और समाज तरक्की करेगा, व्यक्ति तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करता है। तीसरा है उदारवादी राष्ट्रवाद। तीसरा क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों और पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी और ये प्रश्न उत्तर थे इसके। अपनी कॉपी में लिखिए और अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराइए। धन्यवाद।